कि बाबर आजम आज एक मरतबा फिर जो है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके जिससे उनको उम्मीदें की जा रही थी। क्या प्रॉब्लम क्या नजर आ रही? बाबर आजम को अब खुद ख्याल करना चाहिए कि वो कर क्या रहा है। अगर आगा 100 कर सकता है, हुसैन तलत 50 कर सकता है, नवाज खेल सकता है, हर मैच में वो लोग परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं, तो बाबर क्यों नहीं कर रहा? और हो सकता है कि पाकिस्तान मैच खेले तो सानू नानी का घर याद ना करवावे। मेरे साथ मौजूद है जनाब खान साहब। 6 रन से जीता। 299 पाकिस्तान ने किए थे तो 293 पे श्रीलंका पहुंच गए। हालांकि श्रीलंका की 6 विकेटें 200 से आसपास ही गिर गई थी, बट हसरंगा ही ऑलमोस्ट टुक हिज टीम ओवर द लाइन। विटनेस इन रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, जहां पर पाकिस्तान ने लास्ट ओवर में जाके श्रीलंका को पहले ओडीआई में शिकस्त दे दी है। एंड आउटस्टैंडिंग मैच, कमाल का मैच दोनों टीमों की जानिब से। बिल्कुल कुछ नहीं कर सके। बाबर आजम अच्छी फॉर्म और अच्छी टच में नजर आ रहे थे, अगेन दिखाई दे रहे थे पिछले ओडीआई मैच की तरफ से, लेकिन वो भी सिर्फ 29 रन कर सके। जो विकेट था इतना इजी सिंपल सा विकेट था। हाँ, अब आप कहोगे उसमें तो स्विंग हो रहा था, तो मैं आपको बताता हूँ क्यों हो रहा था। अगर आपने पिच रिपोर्ट देखी हो तो वकार यूनुस ने कहा था 300 प्लस का विकेट है ये, लेकिन पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाजों ने काफी जो कहते हैं डिफेंडिंग खेला, जिसकी वजह से उनके बॉलर्स की लाइन ऑफ लेंथ सेट हो गई थी। अगर उनको अटैक करते उनकी खराब हो जानी थी। और बाबर आजम जिस पोजीशन पे आउट हुआ है तब तो मोमेंटम सेट था। हम हर दफा कहते हैं यार इसने अपॉर्चुनिटी जाया कर दी, यार ये आज बड़ा अच्छा खेल रहा था, लेकिन कब तक बोलेंगे? तो भाई परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। लास्ट 6 ओडीआई मैचेस आप देखें बाबर आजम के, और फिर आप देखें सलमान अली आगा के। ऐसा लग रहा है कि बाबर की रूह आगा के अंदर चलेगी। आगा पाकिस्तान की बैकबोन बना हुआ इस टाइम के ऊपर। हर मैच में वो बंदा 50 मारे और आज तो सेंचुरी मार के गया, शानदार खेला। हुसैन तलब ने 50 कर दिया। इससे आप अंदाजा लगाएं कि बैटिंग कितना लेटर जिसको कहते हैं ना इजी हुआ था। और आपके बल्लेबाज क्या कर रहे हैं? फकर हो गया, साइम हो गया, रिजवान हो गया, इनको साइड पे कर दें। हमारे लिए जरूरी है बाबर आजम। बाबर आजम 2023 के बाद से ओडीआई की मैं बात कर रहा हूं, पाकिस्तान का टॉप 3 रन गेटर के अंदर नहीं है। आगा ने 800 प्लस रन किए हैं, रिजवान ने 700, नंबर 3 के ऊपर साइम अयूब आता है। बाबर का यहां पे भी नाम नहीं है। लास्ट 6 ओडीआई के अंदर बाबर आजम के 100 रन नहीं है। T20 में 50 के बाद ये एक उम्मीद आई थी कि बाबर आजम रुकेगा नहीं। ये बाबर आजम का बेस्ट टाइम है कमबैक करने का। क्यों? क्योंकि इस कमबैक के टाइम के अंदर बाबर आजम का बहुत सारे मैचेस हैं। ये 7वां मैच है जो बाबर ने जाया किया है। 7 मैच जिससे उनको उम्मीदें की जा रही थी। क्या प्रॉब्लम क्या नजर आ रही है आपको बाबर आजम की? क्योंकि फतह जरूर हुई है पाकिस्तान को, लेकिन कुछ ना कुछ ग्रे एरियाज अभी भी हैं। अब बिल्कुल आपने सही कहा, पाकिस्तान टीम में कंसिस्टेंसी नजर नहीं आती बैट्समैनों के अंदर। अगर हम देखें साइम की फॉर्म वापस आई, पिछले मैच में 70 आउट रन किए। अगर वो फिनिश करके जाए, आदत पड़ जाएगा उनको मैच को फिनिश करें, क्लोज लेकर आ गए और वहां पर आप अपनी विकेट दे देते हो तो और फिर अगला मैच आप आता है तो फिर आपसे रन नहीं होते। तो आपकी अगर 3-4 इनिंग अच्छी हो जाए कंसेक्यूटिव, जिससे टीम को भी फायदा होता है और आपको भी फायदा होता है। कंसेक्यूटिव परफॉर्मेंस करना जो होता है एक अच्छे प्रोफेशनल की निशानदेही करता है। तो हमारे यहाँ ये लैक कर रहा होता है। अभी जैसे अब फखर को देख लें, फखर एक इनिंग अच्छा खेलते हैं, फिर 2 इनिंग खराब खेलते हैं। बाबर की तो फॉर्म आ ही नहीं रही है। जेनरिक आपने बात कर ली, मैं पर्टिकुलर बाबर आजम का पूछूं, उनके क्या मसाइल नजर आ रहे हैं कि जिनको पाकिस्तान की हिस्ट्री के चंद बेहतरीन बैट्समैन में शुमार किया जाता है, उनकी प्रॉब्लम आपको क्या नजर आ रही है? मुझे तो मेंटली ब्लॉकेज काफी नजर आ रही है, क्योंकि मैंने बाबर को इस तरह नहीं देखा कि आउट होने के बाद जिस तरह ड्रेसिंग रूम में भी उनको दिखाया गया कि वो बहुत ज्यादा मुश्किल में नजर आए। मेंटली मुझे लग रहा है कोई ब्लॉकेज है। अब अगर आपने उनको खिलाना है तो आप उनको या फिर फेयर बोल दिया जाएगा उनको कि ये आपके लिए सीरीज है, इतने मैचेस हैं, आपको कहीं ड्रॉप नहीं किया जाएगा, आप अपनी जो है वो क्रिकेट को खेलें जैसे आप खेलते आए, तो आप को मसला नहीं होगा। लेकिन जब आपको खौफ होता है ना किसी भी बैट्समैन को, देखें एज ए बैट्समैन हम भी खेलें, तो आपको जब खौफ आ जाए, जितना भी बड़ा प्लेयर हो, कि मैं अगर रन नहीं करूंगा मैं अगला मैच हो सकता है बाहर हो जाऊं या मैं अगले सीरीज के लिए ड्रॉप हो जाऊं, तो ये फेयर जो है ना किसी भी प्लेयर के लिए मुश्किल हो जाता है। बाबर आजम को क्या खौफ हो सकता है? बाबर आजम तो बगैर परफॉर्मेंस के T20 के स्क्वाड का हिस्सा बन गए, पब्लिक डिमांड पे T20 स्क्वाड का हिस्सा बन गए, तो उनको क्या खौफ है? कौन ड्रॉप कर सकता है? यही प्रेशर होता है जब आपको सोशल मीडिया में और पब्लिक डिमांड में इतने लोग जब सपोर्ट कर रहे होते हैं कि आपकी वापसी, जब आप T20 से ड्रॉप हुए, आप वनडे से ड्रॉप हुए, तो आप किस परफॉर्मेंस पे वापस आए? आपने कोई डोमेस्टिक तो जाके खेली नहीं, तो आप जब वापस आ जाते हैं किसी डिमांड के ऊपर, तो आपके ऊपर डेफिनेटली इतना प्रेशर होता है कि आपको समटाइम नहीं समझ में आ रहा होता कि मुझे क्या करना है। तो आप अपनी पुरानी चीजों को सोचें कि जब आपने कैसे सेंचुरियां आपने स्कोर की, आपने कंसेक्यूटिव 2-2 सेंचुरियां वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट की आपने बैक टू बैक 3 दिन के अंदर, तो वो अपनी सोच लेकर आए कि आपने वो किस तरह खेला था
छोड़ दें सारी चीजें। अगर आप उसी चीज में लगे रहेंगे कि मैं जाके आउट ना हो जाऊं, मुझसे जाके रन्स नहीं होंगे, जब आपकी थॉट्स नेगेटिविटी की तरफ चली जाती हैं तो फिर आपका दिमाग भी उसी तरह चल रहा होता है, तो फिर जो है ना आपकी लक भी काम नहीं कर रही होती। जब आप अगर पिछला मैच देखें, वो जब आप अच्छा खेले थे तो अनफॉर्चुनेट आप रन आउट हो जाते हैं। तो आप जब नेगेटिविटी आती है ना आपके दिमाग के अंदर कि मुझे डर आ गया है, तो फिर बहुत सारी चीजें हो जाती है, कैच आपका अच्छा हो जाएगा, आप रन आउट हो जाओगे। बाबर आजम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इनको 80 इनिंग हो चुकी हैं, इनके बैट से आज भी कोई शतक नहीं आया है। श्रीलंका के खिलाफ ये उम्मीद थी कि ये कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन बहुत ही सस्ते में आउट हो गए। इस तरीके से बाबर आजम ने अब ऐसा अनोखा रिकॉर्ड बना दिया है कि वो शायद ही किसी बड़े खिलाड़ी के नाम हो। मतलब 4 साल या 3 साल, माने आप 3.5 साल से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कोई भी इनके बैट से सेंचुरी नहीं आई है। लास्ट सेंचुरी लगाई इन्होंने नेपाल जैसी छोटी टीम के खिलाफ। उसके अलावा आप देखिए उसके बाद इनके बैट से कोई शतक ही नहीं आया है। यहाँ तक कि 150 आई है मात्र। मतलब इससे साफ जाहिर है कि ये कितने खराब दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन लगातार पाकिस्तान की टीम इनको ढो रही है और लगातार खिला रही है। उससे साफ जाहिर होता है कि ये अपने युवा टैलेंट को किसी को मौका देना नहीं चाहते हैं। लौट फिरकर वही इनके पर्ची खिलाड़ी खेलते नजर आ रहे हैं। आप पहले मीडिया का रिएक्शन देखो कितना ज्यादा भड़का हुआ है। मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। हमसे पाकिस्तान टीम वाले कि हम आखिरी ओवर तक यूं बैठ के दुआवां करिए, या अल्लाह काश साडी टीम जित जावे, या अल्लाह आज जितवा दे, या अल्लाह प्लीज, क्या करना है ऐसे। नहीं, लेकिन आप ये भी देखें, हम भी 95 पे 4 थे, उसके बाद हमने भी 299 किए। सो मैंने इसके ऊपर सवाल एक रखा हुआ है बड़ा इंपॉर्टेंट, जो आगे जाके भी करना है इसके ऊपर भी। सर सीन ये है कि आप जब ना उनकी टीम और पाकिस्तान की टीम सेम है, दोनों सेम टीम है, दोनों ऑलराउंडर से भरी हुई टीम है और सेम टाइप का सीन है, ठीक है। सो उसमें क्या होता है, आप स्पेशल आपके पास रहता नहीं है। अभी रेगुलर बॉलर हमने स्पिन नहीं खिलाया था, जो मिडल में एक्चुअली में आउट लेता है। वैसे विकेट मिडल में ऐसा हमें प्रॉब्लम हुआ नहीं था। हारिस रऊफ ने अर्ली ऑन थोड़ी सी विकेट्स ले ली थी, बट उनकी क्या है चलती रही। और हसरंगा आपको पता है वो पहले भी करता रहा है, वो T20 वनडे दोनों फॉर्मेट में ना बीच में से हमें कुन्ना बन के परफॉर्म कर जाता है। सो 52 बॉल 59 रन्स, आई गेस 113 की स्ट्राइक रेट बनती है। उसने मैच को इंटरेस्टिंग बना दिया था। बट क्रेडिट गोज टू नसीम शाह ओवर, उसने कमाल जो यॉर्कर डाला है ना, अभी हालांकि अच्छा खासा ड्यू पड़ रहा है और बॉल गीला था, इसलिए जो फुलटॉस पे भी आउट हुआ वो भी यॉर्कर था एक्चुअली में। उसने ट्राई यॉर्कर की है लेकिन नहीं हुआ। सो क्रेडिट गोज टू नसीम शाह। एक्चुअली में शुरुआत के बहुत बुरे ओवर किए हैं, लेकिन सेकंड स्पेल शानदार ओवर, शानदार हुआ। अच्छा सना भाई, जो पहले होता था कि पाकिस्तानी टीम जो है वो स्टार्ट में बाबर और रिजवान रन कर देते थे जब ओपन आते थे, या उसके बाद फखर होता था वो अच्छे रन कर देता था, फिर साइम आया, साइम भी अच्छे रन कर देता था। हमारा मिडल जो है ना वो लैक कर रहा होता था। अभी मैं कुछ अरसे से यानी कि रिसेंट सीरीज में देख रहा हूँ कि मिडल जो है वो हमारा अच्छा परफॉर्म कर रहा है राइट नाउ। वो जो थिक एंड थिन जो होता था ना, वो थिक पे ही चल रहा है। आपको लगता है ऐसा? सर मिडल ऑर्डर नहीं, देखिए असल में आपका सलमान अली आगा, उसके साथ लोग चेंज होते हैं। कभी रिजवान खड़ा है, अब आज हुसैन तलत ने पहली 50 कर ली है, कभी कोई और खड़ा हो जाता है। बट एक्चुअली में द गुड फेस इज सलमान अली आगा। आपको मालूम है उसके वनडे में इस साल पाकिस्तान की तरफ से तो हाईएस्ट रन है गलवानी की। पॉइंट ये है कि उसके वर्ल्ड वाइड में भी 3rd नंबर के ऊपर है। और पता नहीं 2-3 सालों के बाद उसने जाके ओडीआई में 50 किया। बड़ी शानदार बेहतरीन बारी उसने खेली है। और यहाँ पे जैसे मैंने आपसे बात कही थी कि जो टीमें यहाँ पे चेस करना पसंद करती हैं, क्यों? क्योंकि एक तो बीच में ड्यू का फैक्टर आ सकता है और ग्राउंड छोटा है, आउटफील्ड फास्ट है, और अगर थोड़ी सी भी ड्यू आ गई, गेंद बल्ले पे भी अच्छा आता है, और फिर जाहिर है कि जब शॉट लगती है तो उसकी स्पीड में भी इजाफा हो जाता है, वो भी फायदा। और फिर बॉलर्स के हाथ में गेंद ड्राई हो तो अच्छी ग्रिप बनती है। अगर गेंद गीला हो तो फुल टॉस भी जा सकती है, यॉर्कर मारने की कोशिश करे तो वो फुल टॉस जाए तो वेस्ट हाई नो बॉल कुछ भी हो सकता है। और एंड में जिस बॉल पे नसीम शाह ने आउट किया हसरंगा को, बाउंड्री पे कैच अच्छा पकड़ा बाबर आजम ने, तो थोड़ा सा टच इन गो ही था। एक आधा और इंच ऊपर नीचे होती, नीचे तो खैर थी, ऊपर होती तो नो बॉल भी हो सकता था। तो हसरंगा बहुत ही बेहतरीन और शानदार खेला। और पाकिस्तान बेशक बाबर आजम ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा एंड पे भी, और स्लिप में भी बड़ा अच्छा कैच पकड़ा, लेकिन ओवर मैचेस के अंदर बाबर का सिर्फ और सिर्फ 150 है। 3 T20, 3 ओडीआई अफ्रीका वाले और एक ये वाला। अभी 2 ओडीआई रहते हैं और तकरीबन 5 मैचेस है बाबर आजम के पास ट्राई सीरीज के। अगर आप अब अपना कमबैक नहीं करोगे, अब सेंचुरी नहीं मारोगे, सेंचुरी तो छोड़ ही दो, 50 नहीं आ रहा यार। T20 में 50 के बाद बाबर को रुकना नहीं चाहिए था, लेकिन आप देखो क्या हाल हो रहा है। क्लीन बोल्ड हो रहा है, रन आउट हो रहा है, कभी स्लिप में कैच हो रहा है। दिस इज रियली सैड। आखिर लोग कब तक जिसको कहते हैं ना सपोर्ट करेंगे? पाकिस्तान से तो भर के एट द एंड कुछ भी नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर बाबर आजम ने रन्स नहीं किए तो फिर आवाजें आ जाएंगी। आवाजें अभी से उठना शुरू होगी हुई हैं, आवाजें आएंगी कि रेस्ट दो, ये करो, और वो फिर आपको करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल बाबर आजम को खुद सोचना चाहिए कि भाई परफॉर्मेंस दे, परफॉर्मेंस आना जरूरी है, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। और यकीन करेंगे आगा इस वक्त पाकिस्तान का ओडीआई का सच्ची में बेस्ट बल्लेबाज बना हुआ है।
मैं तो बड़े अरसे से कह रहा हूं आगा T20 और ओडीआई की बेस्ट चॉइस है। T20 में उसको पता नहीं क्या हो जाता है, हालांकि ओडीआई के अंदर ये तेज खेल रहा होता है, लेकिन T20 में स्लो क्यों खेलता है मेरी समझ से बाहर है। लेकिन ओडीआई के अंदर ही इज द बेस्ट। जिस पोजीशन पे ये खेल रहा है बड़े कम लोग इस पोजीशन पे रन करते हैं कंसिस्टेंसी के साथ, और आगा परफॉर्म कर रहा है। जो सबसे स्पेशल चीज है ना वो है नवाज की। नवाज बड़ा प्राइम फॉर्म के अंदर पाकिस्तान के लिए आया, पता नहीं पाकिस्तान बाबर आजम ये वही खिलाड़ी हैं जिसकी तुलना विराट कोहली से, सुमन गिल से की जाती थी कि साहब ये बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और बाबर आजम ऐसा और वैसा, मतलब बाबर आजम किंग वो। आज ये हालत आ गई है कि प्लास्टिक का किंग है। 4 साल से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कुछ शतक नहीं लगा पाया। श्रीलंका के खिलाफ भी 29 रन बनाकर सस्ते में आउट हो लिए। उसके अलावा कितनी टीमें यहाँ खेल गई पाकिस्तान में, किसी भी टीम के खिलाफ ये रन नहीं बना पा रहे हैं। एक बैटिंग ट्रैक पिच पर भी सलमान अली आगा जैसा खिलाड़ी शतक मार रहा है जो एशिया कप में खाता नहीं खोल पा रहा था। वहीं बाबर आजम पूरी तरीके से फ्लॉप चल रहे हैं एक तरीके से। मतलब घंटा आजम इतनी बुरी तरीके से फ्लॉप है कि 4 साल से बैट से रन ही नहीं आ रहे घंटा आजम के, लेकिन लगातार फिर भी टीम में खेल रहे हैं। अभी पीछे टीम से ड्रॉप कर दिया था T20 की, लेकिन फिर से वही शोर सिफारिश और टीम के अंदर, क्योंकि इनका अंदर बाहर जाने का मतलब ये है कि एक तरीके से इनके पास टैलेंट तो कुछ है नहीं, जिससे बाबर आजम को उन्होंने बाहर किया, कोई नया खिलाड़ी शामिल किया तो वो उससे अगला निकला। तो कुल मिलाकर इनके पास टैलेंट तो है नहीं, लौट फिर के वही खिलाड़ी इनके खेलते नजर आते हैं, चाहे वो ओडीआई हो, T20 हो, टेस्ट हो। तो इसलिए इनकी क्रिकेट बर्बाद है। 7वें 8वें या 10वें नंबर पर इसलिए इनकी टीम हर फॉर्मेट में रहती है, क्योंकि इनके पास टैलेंट इनके पास कुछ है ही नहीं। और बाबर आजम है कि भाई वो रन बना के देगा ही नहीं इनको। एक तरीके से घंटा आजम पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है 4 साल से। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा